गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में कुछ और बातें करेंगे। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे, फिर आगे चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे जा कर के बच्चों हम कुछ चीज़ें स्पेशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जीन फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत में बच्चों सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जीन क्या होता है। ओके, जीन क्या होता है बच्चों। ओके, तो सिंपल सी बात है, हम सभी का जो शरीर है वो एनिमल सेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बच्चों? एनिमल सेल से बना है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। ओके, डीएनए के कुछ टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को बोलते हैं जीन। ये टुकड़े, ये सेगमेंट्स या टुकड़े एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इन टुकड़ों में ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमारे शरीर के अंदर बनाता है। जैसे सपोज करिए हमारे फादर की हाइट लंबी है, तो वो कैरेक्टर हमारे सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर होगा। ओके, तो क्रोमोसोम के एक सेगमेंट को या डीएनए के एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं, और जीन में ही वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे शरीर के अलग अलग कैरेक्टर जो हैं वो बनते हैं। ओके, तो जीन, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों कि जीन क्या होता है। ओके, अब एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स की हम बात कर रहे थे। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स मतलब होता है बच्चों, जैसे हाइट हो गई, आँखों का कलर हो गया, बालों का शेप हो गया, कर्ली या स्ट्रेट। ओके, फिर बच्चों स्किन का कलर हो गया। तो ये सारे ट्रेड्स हैं। ये ट्रेड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और कुछ ट्रेड्स हम खुद अपने अंदर टैलेंट के फॉर्म में इनकलकेट करते हैं या पैदा करते हैं। जैसे विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन उसके पिताजी एक अच्छे क्रिकेटर नहीं थे। ओके, तो ये जो ट्रेट है क्रिकेट खेलने का, ये ट्रेट विराट कोहली ने खुद डेवलप किया है। ओके, तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं बच्चों जो हम खुद डेवलप करते हैं, और कुछ ट्रेट्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी हमारे माता पिता से मिलते हैं। जो ट्रेट्स हमें हमारे माता पिता, दादा दादी से मिलते हैं, वो ट्रेट्स कहलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, क्योंकि वो किस प्रोसेस से हमारे शरीर में आते हैं? वो इनहेरिटेंस प्रोसेस से हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है, और वो ट्रेट्स जो हम अपने टैलेंट से एक्वायर करते हैं, अपने टैलेंट से गेन करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई अच्छा क्रिकेटर बन गया, कोई अच्छा बिजनेसमैन बन गया, तो ये सारे ट्रेट्स जो हैं बच्चों, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में कुछ बातें हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। जैसे वो 22 साल की उम्र में समुद्री यात्रा पर गए थे, वहाँ पर कुछ आइलैंड्स थे जिन पर चार्ल्स डार्विन ने स्टडी किया, और इस स्टडी में उनको वेरिएशन के बारे में पता चला, एवोल्यूशन के बारे में पता चला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में पता चला। ये तीनों चीज़ें क्या है? वेरिएशन मतलब क्या होता है बच्चों? सपोज करिए एक कॉलोनी है जिसमें सारे गोरे इंसान रहते हैं, सिर्फ सारे गोरे इंसान रहते हैं। एक काला इंसान वहाँ पर आ जाए कहीं से, और वहाँ पर वो रहने लग जाए, फिर उसके बच्चे जब पैदा होंगे तो वो भी काले अगर पैदा होंगे, तो वहाँ पर बच्चों वेरिएशन आ गया, गोरों के बीच में काले इंसान होने लग गए। तो वेरिएशन मतलब होता है नॉर्मल चीज़ों से कुछ अलग। ओके, वैरायटी होना। ओके, ये कहलाता है वेरिएशन। ओके, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? नेचर, यानी जो प्रकृति है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वो ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करता है।
जो ऑर्गेनिज्म काबिल होंगे, जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को जो नेचर है वो आगे बढ़ाता है, उनको ज़िंदा रखने में मदद करता है। जो कमज़ोर हैं वो गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओके, एवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? टाइम के साथ साथ शरीर में कुछ ऐसे चेंज आते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये चेंजेस कहलाते हैं एवोल्यूशन। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी। सबसे ज़रूरी उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही दी थी। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी इन्वेंशन थी। फिर हमारी पृथ्वी पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी अर्थ है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। बिलियन में कितने ज़ीरो आते हैं बच्चों? 9, मतलब 4.5, फिर उसके बाद आप 9 ज़ीरो लगा दें, 45 के आगे आप 8 ज़ीरो लगा दें, 45 के आगे कितने ज़ीरो लगा दें? 8 ज़ीरो। उतने साल पुरानी है हमारी पृथ्वी। और अर्थ, हमारी पृथ्वी में जो जीवन है, जो लाइफ है, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो 3.5 बिलियन साल पहले आ गए हैं, मतलब अर्थ के बनने के 1 बिलियन साल बाद। ओके, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। ओके, तो अर्थ के बनने के 1 अरब साल बाद अर्थ पर लाइफ आना चालू हो गई। ठीक है, तो ये लाइफ कैसे चालू हुई बच्चों? पहले अर्थ के अंदर कुछ गैसेस थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ओके, कुछ केमिकल्स थे, जैसे वाटर हो गया, मीथेन हो गया, और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस थी। ये गैसेस आपस में मिक्स हो गई। मिक्स हो करके इन्होंने बना लिया अमीनो एसिड। क्या बना लिया बच्चों? अमीनो एसिड। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है बच्चों, ये अमीनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन को बनाता है। अमीनो एसिड क्या बनाता है? हमारे शरीर में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन क्या बनाते हैं? हमारे शरीर की मसल, हमारे शरीर की मांसपेशियां प्रोटीन बनाते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन को कौन बनाता है? यही अमीनो एसिड। ओके, तो चलिए अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई लाइटनिंग के कारण, टेम्परेचर के कारण। ओके, आपस में मिक्स होकर के इन्होंने अमीनो एसिड बना लिया। धीरे से अमीनो एसिड से छोटे छोटे अमीबा, बैक्टीरिया वगैरह जैसे कीटाणु बन गए। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे एक सेल से 2 सेल, 2 से 3, 4, 5 सेल बनाते गए, पॉपुलेशन उनकी बढ़ती गई। फिर यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बनने लगे। बैक्टीरिया से फिर धीरे धीरे बने फंगस, फंगस से बने प्लांट्स, फिर प्लांट से बने एनिमल्स। तो धीरे धीरे ऐसे कर कर के बच्चों अर्थ पर अलग अलग जानवरों का उद्गम हुआ, या अलग अलग जानवर धीरे धीरे बनते गए। ओके, तो ये एक थ्योरी है। ये पूरी तरह सही है या नहीं है, ये अभी भी डिबेटेबल है, मतलब साइंटिस्ट अभी भी इस पर बात करते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं रीडिंग करता हूँ। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो हमें ये बताती है कि कैसे जीवन सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, अमीबा है, उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब हम इंसान, प्लांट्स, फंगस, ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, जिनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो सारे जीव क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपल बैक्टीरिया से कैसे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, ये डार्विन की थ्योरी ने हमें बताया है। और मेंडल के एक्सपेरिमेंट द्वारा इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें टॉल और शॉर्ट वाला प्लांट लिया था, जिससे जो टॉल और शॉर्ट वाले प्लांट से पैदा होने वाले जो प्लांट्स थे वो प्लांट सारे टॉल थे। फिर जब उन टॉल प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया गया तो 3 टॉल मिले, 1 शॉर्ट मिला, तो 1 शॉर्ट जो आ गया वो सेकंड जनरेशन में आया। ओके, वो फर्स्ट जनरेशन में उसने अपने आप को नहीं दिखाया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कुछ ट्रेड्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन में हमें दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे सपोज़ करिए मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके बाल नहीं थे। ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके जो बाल
थे वो झड़ गए थे। ओके, वो बाल उनके धीरे धीरे बड़े होते होते ख़त्म हो गए थे। बट मेरे फादर के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके बाल अभी भी हैं। ओके, बट अगर मेरे बाल झड़ने लग जाएं, ओके, मेरे बाल कम होने लग जाएं, तो उससे ये पता चलता है कि मेरे ग्रैंडफादर का जो ट्रेट था वो मेरे अंदर आ गया है। ओके, तो बच्चों ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। ओके, बट जो डार्विन की थ्योरी थी और मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि लाइफ कैसे चालू हुई अर्थ पे शुरुआत में। ओके, बट कुछ साइंटिस्ट थे जैसे जीबीएस हाल्डेन करके एक साइंटिस्ट थे, ये ब्रिटिशर थे। बाद में इंडिया में इन्होंने सिटीजनशिप ले ली, इंडिया में ही रहने लगे, इंडिया के नागरिक हो गए ये। ठीक है, इन्होंने 1929 में ये बोला था कि लाइफ छोटे छोटे जो जीवन है वो कैसे चालू हुआ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। उन मॉलिक्यूल्स को इन्होंने अमीनो एसिड बोला। ठीक है, उन अमीनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल से जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये अमीनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल कैसे बने? ये अमीनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल बहुत सारी चीज़ों को आपस में रिएक्शन करने के बाद बने, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें जब आपस में रिएक्ट की, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये सारी चीज़ें आपस में रिएक्ट करके क्या बना गई? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड से बने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बने दूसरे ऑर्गेनिजम्स, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, ऐसे कर करके धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया। ठीक है, he speculated that the condition on earth at that time, which were far from the condition we see today, could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life. इन्होंने ये बोला कि उस समय की जो कंडीशन थी, उस समय जो अर्थ में टेम्परेचर था, उस समय जो चीज़ें मौजूद थी अर्थ में, वो सभी चीज़ें मिक्स हो करके अमीनो एसिड बना गई, या ऐसी चीज़ें बना गई जो लाइफ को ओरिजिनेट करने में मदद करती या जीवन को अर्थ पर लाने में मदद करती। द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स वुड अराइज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया हो गया जो सबसे शुरुआत में आए। ओके, माइकोप्लाज्मा हो गया, एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म, अमीबा हो गया। तो ये सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, ये केमिकल से बने हैं। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। नीचे हम उन अलग अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे अमीनो एसिड बनते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलर और यूरे, स्टैनली एल मिलर और हैरोल्ड सी यूरे। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में। उन्होंने क्या किया था? कुछ चीज़ों को मिक्स किया था, जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ों को मिक्स किया था। ऑक्सीजन नहीं था उस पर। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके जो मिलर और यूरे हैं, उन्होंने क्या किया? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को बना दिया जिनको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। इन अमीनो एसिड की मदद से प्रोटीन बने। दिस वॉज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री टेम्परेचर के आसपास मेंटेन करके कुछ इन पर स्पार्क्स कराए गए। क्या कराए गए? स्पार्क्स। ओके, तो ये दोनों साइंटिस्ट ने अपनी लैब में ये सारी चीज़ों को मिक्स करके उस पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर इनको मिक्स किया और स्पार्क कराए गए, बिजली, करंट दिया गया। तो उन्होंने ये पाया कि 15% जो मीथेन है या 15% जो कार्बन है वो कुछ अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है, और ये अमीनो एसिड से क्या बन जा रहे हैं? प्रोटीन बन जा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन से क्या बने? बैक्टीरिया बने धीरे धीरे। तो बच्चों अब हम स्पेशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को इसके पहले वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बच्चों स्पेशिएशन हम पढ़ने वाले हैं। तो स्पेशिएशन मतलब क्या होता है? स्पीशिएशन मतलब बच्चों अलग अलग स्पीशीज़ का बनना। अब ये स्पीशीज़ क्या होती हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो स्पीशीज़ है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, आप डॉग्स की अलग अलग स्पीशीज़ देखते होंगे, जैसे पमेरियन हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, ओके, पिटबुल हो गया, ओके, रॉटवाइलर हो गया। तो ये सारी डॉग्स की अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो स्पेशिएशन कैसे आता है बच्चों? जब कोई दूसरी स्पीशीज़ एक पॉपुलेशन में आकर के रिप्रोड्यूस करने लग जाए, तब स्पेशिएशन आता है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अफ्रीका के लोग आप जानते हैं कि बहुत काले होते हैं, ठीक है। कोई अफ्रीकन आके ऑस्ट्रेलिया में रहने लग जाए, ओके, वहाँ पर शादी करे, बच्चे पैदा करे, तो उसके जो बच्चे होंगे वहाँ पर वो भी काले ही पैदा होंगे। बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो जो कालों की पॉपुलेशन है, मतलब ब्लैक्स की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पर बढ़ जाएगी, ओके, धीरे धीरे करके। तो ऑस्ट्रेलिया में पूरे लोग गोरे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लैक्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसी को स्पेशिएशन बोलते हैं, कि अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्ट करना या होना। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में उन बीटल्स को देखा था जो रेड कलर के थे, जिनको क्रो खा रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक ग्रीन कलर का बीटल आ गया। तो ग्रीन कलर का बीटल हो सकता है, कैसे आया हो सकता है वो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस रहा हो, वो कहीं दूर से ट्रेवल करते करते आ गया हो, उड़ते उड़ते, ओके। या फिर वो कीड़ा कैसे आया हो, कोई कौवा लेकर उसको जा रहा हो, उसके चोंच से फिसल गया हो और वो इन ग्रीन बीटल्स के बीच में या रेड बीटल्स के बीच में वो ग्रीन बीटल आ गया हो, ओके। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं जिनके कारण स्पेशिएशन हो जाता है, ओके। स्पेशिएशन मतलब अलग अलग स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये अलग अलग स्पीशीज़ बच्चों टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बनी है, ओके। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। पृथ्वी पर ये स्पीशीज़ धीरे धीरे आई हैं, ओके। तो बच्चों इन स्पीशीज़ के बढ़ने का कारण जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन का मिक्स होना है। ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन मिक्स होकर के ये स्पीशीज़ बन जाती है। साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट्स कर करके कुछ नई स्पीशीज़ बनाई हैं। जैसे लायन और टाइगर से साइंटिस्ट ने लाइगर एक स्पीशी बनाई है, लाइगर, लायन और टाइगर का मिक्स लाइगर, ओके। तो ये नई स्पीशीज़ है बच्चों, लाइगर, ओके। तो ये स्पेशिएशन के कारण ही हुआ है। तो चलिए अब मैं रीड करके आपको स्पेशिएशन के बारे में और समझाऊंगा। अभी तक हमने जो एक्सपेरिमेंट्स ऊपर पढ़े उसमें माइक्रो एवोल्यूशन के बारे में बात की गई। माइक्रो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एवोल्यूशन से नए नए ऑर्गेनिजम्स का बनना। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कीटाणु होते हैं उनसे मिलकर के नए नए ऑर्गेनिजम्स बनना कहलाता है माइक्रो एवोल्यूशन, ओके। और माइक्रो एवोल्यूशन का दूसरा एग्जाम्पल है या दूसरा डेफिनेशन है कि छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं एवोल्यूशन के लिए, वो कहलाते हैं माइक्रो एवोल्यूशन, ओके। इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस की वजह से एक बड़ा चेंज आता है, इस बड़े चेंज को बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन, ओके। इस बड़े चेंज को बोलते हैं एवोल्यूशन। तो माइक्रो एवोल्यूशन की मदद से एवोल्यूशन आता है, ओके। दिस मीन्स दैट द चेंजेस आर स्मॉल, ये जो चेंजेस होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट, फिर भी वो कैसे होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही साथ वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, ठीक है। बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू स्पीशीज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस, पर ये पूरी तरह से ये नहीं एक्सप्लेन करता कि कैसे नई नई स्पीशीज़ एग्जिस्टेंस पे आई हैं, ओके। कैसे नई नई स्पीशीज़ जो हैं वो पैदा हुई हैं, ओके। दिस कैन बी सेड टू हैव हैपेंड ओनली इफ द ग्रुप ऑफ बीटल्स आर थिंकिंग अबाउट स्प्लिट्स इनटू टू पॉपुलेशंस दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, ठीक है। तो बच्चों हमने बीटल्स के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं की बात की जा रही है कि ग्रुप ऑफ बीटल अगर रिप्रोड्यूस ना करें आपस में, ठीक है, आपस में रिप्रोड्यूस ना करें तो स्पेशिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर अलग अलग, जैसे रेड बीटल है, ब्लू बीटल है, ग्रीन बीटल है, ये सब आपस में रिप्रोड्यूस करें तो अलग अलग स्पीशीज बन जाएंगी, ओके। व्हेन दिस हैपन्स दे कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट स्पीशीज। जब दो स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं तो वो कहलाती इंडिपेंडेंट स्पीशीज, ठीक है। सो वी कैन
extend the reasoning we have used above to explain such speciation. तो हम इस रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए इस स्पेशिएशन के टॉपिक को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर करिए, मतलब ये सोचिए कि जिन झाड़ियों में बीटल्स रह रहे थे वो उन झाड़ियों को खा करके ज़िंदा रह रहे थे। अगर वो झाड़ियाँ पूरे पहाड़ों में फैल जाएं तो वो बीटल्स की पॉपुलेशन भी फैल जाएगी, ठीक है। वो बीटल्स की पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो एक बीटल होगा वो कुछ झाड़ियों को ही खा पाएगा अपने पूरे जीवन में, ठीक है, और वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई तो कुछ बीटल ऐसे जोशीले निकल आएंगे उसमें से जो बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाएंगे, ओके। और बहुत दूर तक ट्रेवल करने के चक्कर में उनको नई पॉपुलेशन मिलेगी। अब वो नई पॉपुलेशन में आ गए, सपोज कोई रेड कलर की पॉपुलेशन है बीटल्स की, सारे बीटल उसमें कौन से कलर के हैं, रेड कलर के हैं, सारे कीड़े कौन से कलर के हैं, रेड कलर के हैं। अब वो रेड कलर के कीड़े बहुत सारे बढ़ गए, उनमें से कोई एक रेड कलर का कीड़ा बहुत ज़्यादा जोश में आकर के अपने ग्रुप को छोड़ करके निकल गया अकेला। अब बहुत दूर निकलने के बाद उसको एक बीटल का ग्रुप और मिला जहाँ पर पूरे ग्रीन कलर के बीटल्स थे, ग्रीन कलर के कीड़े थे। तो अब वो रेड बीटल आकर के इन ग्रीन कीड़ों के साथ रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। तो यहाँ से स्पेशिएशन, नई नई स्पीशीज़ बनेंगी, ओके। सिंस मेल एंड फीमेल बीटल्स हैव टू मीट फॉर रिप्रोडक्शन टू हैपन, जो मेल और फीमेल बीटल हैं उनको मिलना पड़ेगा रिप्रोडक्शन के लिए। मोस्ट रिप्रोडक्शन विल बी विद इन दीज सब पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन होगा वो इन्हीं सब पॉपुलेशंस के बीच में होगा। ऑफ कोर्स एन ओकेशनल एडवेंचरस बीटल, एक लौता कोई भी बीटल अगर निकल करके एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में चला जाए तो ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। या फिर कोई कौवा एक बीटल को ले करके जा रहा हो खाने के लिए, बट रास्ते में वो बीटल गिर जाए और ऐसी जगह गिरे जहाँ पर दूसरी कलर की बीटल की पॉपुलेशन थी, तो ये बीटल वहाँ पर चेंज ले आएगा, वहाँ पर नई नई स्पीशीज़ को डेवलप कर देगा रिप्रोड्यूस करके। दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग न्यू पॉपुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीटल अपनी पॉपुलेशन छोड़ कर गया है उस बीटल के जीन्स जब वो दूसरी पॉपुलेशन में जाकर के बच्चे पैदा करेगा तो वो जीन्स वहाँ चले जाएंगे, ओके। तो इसी को बोलते हैं जीन फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह पर जीन का ट्रांसफ़र होना। दूसरा एग्जांपल दे करके मैं समझाता हूँ। हम इंसान हैं बच्चों, ओके। हम इंडिया वाले अगर जा कर के अमेरिका में बस जाएं, वहाँ पर शादी कर लें, ओके, वहाँ पर बच्चे पैदा करें, तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो यहाँ के जीन्स हैं हमारे, जो हमारे यहाँ के कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ हमारी काबिलियत है, वो हम वहाँ हमारे बच्चों में डाल सकते हैं, हमारे बच्चों में वो काबिलियत हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जीन यहाँ से, वो काबिलियत, वो ट्रेट, वो जीन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया अमेरिका। इसी को बोलते हैं जीन फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह पर जीन का जाना, ओके। तो ऐसा हर पॉपुलेशन, हर स्पीशीज़ में होता है बच्चों, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ माइग्रेंट बीटल एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन। जो बीटल अपनी पॉपुलेशन छोड़ के भागा है या फिर जिस बीटल को कौवे ने एक जगह से उठा करके दूसरी पॉपुलेशन में पटक दिया है, तो उस बीटल के जीन का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हुआ है या फ्लो हुआ है, इसी को बोलते हैं जीन फ्लो, ठीक है। द काइंड ऑफ जीन फ्लो हैपन बिटवीन पॉपुलेशंस दैट आर पार्टली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। ये जो जीन फ्लो है ये उन पॉपुलेशन के बीच में होता है जो थोड़ा दूर पे हैं लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं है। If, however, between two such subpopulations a large river comes into existence, अगर इस तरह की दो पॉपुलेशन के बीच में एक बड़ी सी नदी आ जाए तो वो बीटल नदी क्रॉस नहीं कर पाएंगे और कभी भी दो पॉपुलेशन आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जीन फ्लो जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई वो समझ में आई होंगी, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, ओके। आप लोगों का काम ये है बच्चों कि घर पर बुक को रीड करते रहें, एनसीईआरटी को, ओके। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं एक्सरसाइज के वो याद करते रहें, ओके। जो भी डाउट हो, जिस भी पैराग्राफ में, जिस भी लाइन पे जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो उसको लिखते रहें।
एक काम आपको करना है बच्चों, जिन शब्दों का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, मीनिंग नहीं पता है, वो शब्द मेरे से पूछें। जो लाइन डिफ़िकल्ट लग रही है वो मेरे से पूछें, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर आप नहीं कवर कर पाएंगे। अभी अपने पास 4 महीने हैं, अपन थोड़ा बहुत मेहनत करके ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।